नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत 2 कक्षाएं पढ़ी है और इस कक्षा के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा होने वाली है मध्यकालीन आर्य भाषा काल, जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में। आज की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। हम चल रहे हैं भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा विभिन्न भाषा परिवारों से होते हुए भारतीय आर्य भाषा तक पहुंचे और भारतीय आर्य भाषा के भी हमने तीन कालखंडों की बात की थी हमने पिछले कक्षा के अंदर, और अब हम आगे बढ़ेंगे इसी से। जैसे हमने अंतिम बार में बात की थी प्राचीन आर्य भाषा काल, 3 काल बताए थे, प्राचीन आर्य भाषा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा काल और तीसरा था आधुनिक आर्य भाषा काल। तो हमने प्राचीन आर्य भाषा काल की बात कर ली थी, जिसमें हमने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत देखा था। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हम देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा काल। मध्यकालीन आर्य भाषा काल। मध्यकालीन आर्य भाषा काल का जो समय है वो निर्धारित किया गया है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। और हम पाएंगे कि ये जो समय है वो है लगभग 1500 वर्ष। 1500 वर्षों का ये जो समय है, इसमें विभिन्न परिवर्तन होते हैं। 1500 वर्ष छोटे नहीं होते, कम नहीं होते, और भाषाओं में निरंतर गतिशीलता बनी रहती है, परिवर्तन बने रहते हैं। तो जिस प्रकार से लौकिक संस्कृत से परिवर्तन होता हुआ बनता है, वैदिक संस्कृत से परिवर्तन होता है बनता है लौकिक संस्कृत, उसी ढंग से लौकिक संस्कृत से आते हैं हम मध्यकालीन आर्य भाषा काल में। मध्यकालीन आर्य भाषा काल को भी पूरे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, और इसका जो मूलतः आधार है वो बनता है जिस प्रकार से शब्द है हमारा संस्कृत। संस्कृत का अर्थात ही है, इसका तात्पर्य यह है कि जिसका संस्कार कर दिया गया। संस्कार कर दिया गया था पाणिनि द्वारा व्याकरण लिखकर, तो जिसका संस्कार कर दिया गया वो तो हुई संस्कृत, और जिसका संस्कार नहीं हुआ हो, यानी जो बिल्कुल अनगढ़ अपनी मौज से, और उसको हम कहते हैं प्राकृत। इसका अर्थ ये भी होता है, इसको अगर हम देखें तो इसका अर्थ ये भी होता है कि जो प्रकृति से है, जो अपने आप है, यानी जिसको तय नहीं किया गया है। तो एक मत यहाँ पर ये भी आता है, जिसे आमतौर पर हम देखते हैं कि एक श्रृंखला बनी हुई है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर आता है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। लेकिन कई विद्वान ये कहते हैं कि प्राकृत का जन्म संस्कृत से नहीं हुआ, अपितु संस्कृत का जन्म प्राकृत से होता है, क्योंकि प्राकृत को ही संस्कारित करके संस्कृत बनाएगी। तो क्या है ये मुद्दा, इस पर हम बात करते हैं। तो बढ़ते हैं इसमें आगे। मध्यकालीन आर्य भाषा काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जो भाग है, जिसको हम कह सकते हैं प्रथम प्राकृत। प्रथम प्राकृत, और इसको पाली भाषा का समय भी कहा जाता है। प्रथम प्राकृत, या इसको हम पाली कह सकते हैं। दूसरा जो समय, और इसका जो समय अवधि, इसको हम 500 वर्ष तीनों में विभाजित करेंगे। तो प्रथम प्राकृत का जो समय था 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, ठीक। दूसरा जो समय है, जिसको हम कह सकते हैं द्वितीय प्राकृत, और इसको हम प्राकृत ही कहते हैं। इसका जो प्राकृत ही कहा जाएगा। इसकी जो समय अवधि है वो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। अब हम ईस्वी सन में आ चुके हैं, ठीक है। और जो तीसरा है, जिसको हम कहते हैं तृतीय प्राकृत, ठीक है, जिसको अपभ्रंश भी कहा जाता है। और इसकी जो समय अवधि है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और ये जो तृतीय प्राकृत अथवा जो अपभ्रंश है वो आधुनिक आर्य भाषा को जोड़ती है मध्यकालीन आर्य भाषा से। इसको संक्रमणकालीन भी कहते हैं, और इसको बिगड़ा हुआ रूप यानी अपभ्रंश भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखिए 3 रूप हो गए, प्रथम प्राकृत,
द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, और इसको हम आराम से कहें तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ऐसा करने से हमारे सामने एक पूरी एक श्रृंखला हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत होती है। वो श्रृंखला किस प्रकार से है? इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, श्रृंखला को ऊपर की तरफ ले लेते हैं। श्रृंखला में हम देखेंगे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इससे परिवर्तन होने के बाद में बनती है पाली, इसके पश्चात प्राकृत और इसके पश्चात अपभ्रंश, और अपभ्रंश से बनती है तीसरा जो भाग है वो है आधुनिक आर्य भाषा का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ेंगे पहली जो प्राकृत है यानी प्रथम प्राकृत है उसके साथ में आगे बढ़ेंगे, जिसको पाली भी कहा जाता है। पाली राजस्थान एक जिला है, अगर हम इसको दीर्घ मात्रा करते हैं लिखो तो पाली एक जिला है, और पाली एक भाषा है, और पाली के अलग अलग अर्थ बताए जाते हैं। पाली का जो मुख्य रूप से उपयोग है वो है बुद्ध वचनों के लिए, यानी बुद्ध के वचन यानी बुद्ध के जो उपदेश है वो हमें पाली भाषा में देखने को मिलते हैं। समझ जो बुद्ध के उपदेश है लगभग वो पाली भाषा में देखने को मिलते हैं। अलग अलग विद्वानों ने पाली की उत्पत्ति भी अलग अलग प्रदेशों से बताई है। श्रीलंका के विद्वान बताते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति वो मगध से हुई है, कोई बताते हैं इसकी उत्पत्ति कौशल से हुई है। इस प्रकार से इसके अलग अलग मत है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर पाली किस ढंग से संस्कृत से आगे बढ़ती हुई है और उसका नामकरण किस प्रकार से होता है। तो नामकरण भी कई हम देखते हैं कि ये बुद्ध के वचनों से यानी उपदेशों से जुड़ा हुआ हमें मिलता है। तो हम देखते हैं तो इसमें पाली के हमें दो रूप देखने को मिलता है। एक तो मिलते हैं सामान्य पाली भाषा जो बुद्ध वचनों की भाषा कही जा सकती है, जिसमें बुद्ध वचन लिखे गए हैं, जिसमें पिटक और अनुपिटक लिखे गए हैं। ठीक है, शुद्ध पिटक, अभिधान पिटक, विनय पिटक, ये तीनों पिटक लिखे गए हैं पाली की भाषा के अंदर। और दूसरा हम देखते हैं जिसको हम कह सकते हैं शिलालेखी प्राकृत, ये पाली के ही रूप है। शिलालेखी प्राकृत, इस पाली में तो मिलते हैं बुद्ध के उपदेश, और इस शिलालेखी प्राकृत में मिलते हैं अशोक द्वारा शिलालेखों पर जो खुदवाए गए हैं पाली भाषा, उसको हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो अशोक के स्तंभ है उससे हमें जानकारी हो जाती है कि किस प्रकार ये भाषा का रूप परिवर्तन हो जाता है। अशोक की जो अशोक स्तंभ लगे हुए, लोक स्तंभ लगे हुए पूरे देश भर में लगे हुए हैं, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं पाली के। अब हम बात करेंगे कि पाली का नाम आखिरकार पाली किस प्रकार से पड़ता है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से, पाली शब्द की उत्पत्ति किस ढंग से होती है। तो इस पाली शब्द की उत्पत्ति की भी अलग अलग मत है जो हम इस प्रकार से देखेंगे। पाली शब्द में जो सबसे पहला मत है वो है विदुशेखर भट्टाचार्य का। विदुशेखर भट्टाचार्य पाली शब्द की उत्पत्ति मानते हैं पंक्ति शब्द से। पंक्ति, ये कौन है भाई? विदुशेखर भट्टाचार्य। समझ आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आप फायदे मिलेंगे। तो ये जो पंक्ति शब्द है, संस्कृत का पंक्ति शब्द है कि संस्कृत में एक जैसी पंक्तियां लिखी जाती है तो उसके अलग में पंक्ति शब्द है। पंक्ति से पाली कैसे बनता है? पंक्ति से बनता है पंक्ति, फिर बनता है पट्टी, पल्ली और पाली। ये बताते हैं विदुशेखर भट्टाचार्य। और अगर हम बात करें इसमें आगे एक और मत है, तो एक कौशाम्बी नाम के विद्वान है, कौशाम्बी नाम के विद्वान ने पाली शब्द की उत्पत्ति पाल से दी है। पाल का अर्थ वो बताते हैं रक्षा करना, अर्थात बुद्ध वचनों की रक्षा जिस भाषा में की गई उसे ही पाली भाषा कहा गया। कौशाम्बी नामक विद्वान ने इसका अपना मत दिया है। और अगर हम बात करें कि इसका सर्वमान्य मत कौन सा है,
तो जगदीश कश्यप जो बौद्ध विद्वान है, जगदीश कश्यप जो है भिक्षु, और उन्होंने इसकी उत्पत्ति मानी है संस्कृत शब्द पर्याय से, क्योंकि उस समय धर्म पर्याय के रूप में प्रयोग होता था। जो बुद्ध वचन थे, जो बुद्ध के उपदेश थे, वो धर्म पर्याय के रूप में आते थे। तो पर्याय शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। पर्याय संस्कृत शब्द है, पर्याय से बना है पर्याय, पालियाय, और फिर बाद में इसका लोप होने से बनता है पाली। तो सर्वमान्य जो मत है वो इसकी तरफ जाता है। जगदीश कश्यप भिक्षु, जगदीश कश्यप का जो मत है, यानी पाली शब्द की उत्पत्ति है पर्याय से होती है। तो पाली का महत्व यहाँ पर है कि अपने आप में एक स्वतंत्र है। हम इसको संस्कृत से नहीं मान सकते कि संस्कृत से है। वैसे श्रृंखला देखें तो संस्कृत से उत्पन्न होती है। बुद्ध वचनों के और शिलालेखों के रूप में अंकित भाषा हमारी पाली भाषा के रूप में हम इसको महत्व देख सकते हैं। ये हुआ हमारा पहला जो 500 वर्षों का है पाली। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरे में आती है भाषा प्राकृत। प्राकृत भाषा, प्राकृत का जो समय बताया गया वो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य, जो वर्तमान काल में आ गए, ईस्वी सन में आ गए। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य प्राकृत यानी अपने आप निकला हुआ। ठीक है, प्राकृत की जो मुख्य विशेषता है, इसमें 2 रूप में हमें प्रयोग आता है कि भगवान महावीर के जो जैन ग्रंथ वो समस्त लिखे गए प्राकृत भाषा। प्राकृत में आगे प्रयोग होता है। हम देखते हैं कि जो जैन धर्मावलंबी है वो प्राकृत के अंदर इसका उपयोग करते हैं। और दूसरी रूप से जो महत्वपूर्ण है वो बात, जो संस्कृत नाटक है, संस्कृत नाटकों में जो निम्न श्रेणी के जो पात्र हुआ करते थे, जो अधम श्रेणी के जो पात्र हुआ करते थे, उनसे संस्कृत नहीं बुलवा कर उनसे बुलवाई जाती थी प्राकृत भाषा। तो प्राकृत का यहाँ पर 2 रूप में प्रयोग हम यहाँ पर देखते हैं। इसका और हमें थोड़ा विस्तृत वर्णन भी देखेंगे, जब हम PDF देखेंगे तब उसका वर्णन देखेंगे हम। ये थोड़ा सा हम देखते हैं इसको, तो ये देखेंगे भारत का विकास देखते हैं। तो ये जो दूसरी है, भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही हमें मिलते हैं 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य। और तीसरी जो इसका जो महत्वपूर्ण बात आती है, तीसरा जो इसका भाग करते हैं हम, वो होता है अपभ्रंश। अपभ्रंश की जो समय अवधि है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य। और अपभ्रंश को हम कह सकते हैं, इसको कई विद्वान इसे अपभ्रंश के साथ ही अवघट भी कहते हैं। कई इसे पुरानी हिंदी भी कहते हैं, हमारे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और इसका ये हो सकता है, इसको संक्रमणकालीन हिंदी भी कहा जाता है, और या फिर इसको संक्रांति कालीन भी कहा जाता है। एक परिवर्तन सा हो रहा था मध्यकालीन आर्य भाषा से, थोड़ा रूप बदलता थोड़ा भ्रष्ट होता हुआ, जो प्राकृत थी उसका रूप थोड़ा भ्रष्ट हो रहा था, और बदलते वो अपभ्रंश के अंदर परिवर्तित होता है। एक और बात महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि पाली के बाद में प्राकृत और अपभ्रंश। प्राकृत और अपभ्रंश में जहाँ पर पाली मगध की मूल रूप से भाषा थी, वहीं पर प्राकृत में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है कि प्राकृत के विभिन्न रूप, क्योंकि प्राकृत किसी एक जगह विशेष की भाषा नहीं थी, तो प्राकृत के जो विभिन्न रूप थे वो पूरे देश भर में व्याप्त थे। अलग अलग स्थानों पर प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हुए। उसी तरह से अपभ्रंश में भी अलग अलग रूप प्रचलित हुए। उसको हम थोड़ा सा एक नक्शे की सहायता से देखेंगे। देखिए, अगर हम उस समय का भारत का नक्शा माने इस ढंग से, बृहद भारत राष्ट्र
और अगर हम इसको हम माने तो हम ये देख सकते हैं कि जो प्राकृत का या फिर अपभ्रंश का जो स्थान है वो इस प्रकार से निर्धारित होगा। यहाँ पर था मगध, मगध, तो यहाँ पर जो प्रचलित हुई उसको कहा गया मागधी अपभ्रंश। ठीक है, यहाँ पर मगध जनपद का कुल मिलाकर 16 जनपद थे, अलग अलग जनपदों के नाम, तो मगध के का प्रचलित होने से मागधी जनपद। यहाँ पर जो जनपद था, यहाँ पर शूरसेन आ जाता, तो शूरसेन और मगध के जो बीच में था उसको कहा गया अर्धमागधी। मगध में जो भाषा प्रचलित हुई उसको मागधी प्राकृत या मागधी अपभ्रंश कहा गया। इन दोनों के बीच में जो स्थान था उसको अर्धमागधी कहा गया। यहाँ पर शूरसेन विद्यमान था। शूरसेन में आपके ब्रज हो गया, मथुरा हो गया, दिल्ली का प्रदेश हो गया। तो यहाँ पर जो प्रचलित हुआ वो कहलाया शौरसेनी। शौरसेनी अपभ्रंश कह दीजिए या आप इसको शौरसेनी प्राकृत कह दीजिए। यहाँ पर था महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर प्रचलित हुआ महाराष्ट्रियन प्राकृत या अपभ्रंश कह दीजिए इसको। महाराष्ट्रियन प्राकृत या अपभ्रंश यहाँ पर प्रचलित होने लगा। यहाँ पर जो प्रचलित हुआ, यहाँ पर पैशाची, यहाँ पर जो प्रचलित हुआ उसको कहा गया द्राचड़। और यहाँ पर जो प्रचलित हुआ पहाड़ी क्षेत्रों में उसे कहा गया खस। इस ढंग से ये अपभ्रंश और प्राकृत के अलग अलग रूप यहाँ पर विकसित होते हैं। और इन्हीं के आधार पर जो प्राकृत के रूप विकसित होते हैं, इसी से अपभ्रंश के रूप विकसित होते हैं, और जो अपभ्रंश के रूप विकसित हुए हैं उसी से चलकर आगे चलकर आधुनिक आर्य भाषाओं का निर्माण होता है। तो अब हम इसको एक महत्वपूर्ण पीडीएफ के माध्यम से अपभ्रंश के भी विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे प्राकृत की विशेषताएं और अपभ्रंश की विशेषताएं। तीनों रूप हम देख चुके हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली तो मूल रूप से बुद्ध के वचन थे। प्राकृत और अपभ्रंश क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग रूप परिवर्तित होते हैं, और जो क्षेत्रों के अनुसार जो रूप परिवर्तित होते हैं उसको हम देखेंगे पीडीएफ में। ये देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिससे आप पूरी ढंग से अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। और ये महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए तो इस पीडीएफ को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो इसको देखकर आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की थी, प्रथम प्राकृत या पाली भाषा, द्वितीय प्राकृत या प्राकृत भाषा और तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश भाषा। ये तीन रूप हमें देखने को मिलती है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा जबकि अभिलेखी प्राकृत, शिलालेखी प्राकृत भी जिसको कहा गया है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में अन्य शिलालेखों में किया गया है। और अशोक के शिलालेखों से ये पता चलता है कि 300 ईसा पूर्व में भाषा का स्वरूप क्या था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए विदुशेखर भट्टाचार्य क्या बताते हैं, पंक्ति, पंक्ति, पत्ती, पट्टी, पल्ली और पाल। और उसी तरह से भंडारकर एक बताना था प्राकृत, पाकट, पाड़, पाल, पाल। ये मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है कि किस ढंग से प्राकृत से पाली शब्दों की उत्पत्ति पर ध्यान न दे, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो जगदीश कश्यप की है, और वो है पर्याय, पर्याय, पर्याय और पाली। हम यहाँ पर विशेषता देखेंगे भाषा के आधार पर, और भाषा के आधार पर जो विशेषता है वो ये है कि पाली भाषा में बुद्ध साहित्य लिखा गया है, जिसमें हम बात करें पिटक और अनुपिटक लिखे गए। पिटक में अगर हम बात करें तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिनव पिटक लिखा गया, जबकि अनुपिटक में बुद्ध घोष की अटकथाओं की गणना होती है। तो ये देखिए जातक, धम्मपद, मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश, बुद्ध घोष की अटकथाएं ये पाली साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हमें देखने को मिलती है। तो व्याकरणिक विशेषताएं क्या है कि जिस प्रकार से संस्कृत के व्याकरण थे पाणिनि, उसी तरह से पाली भाषा के व्याकरण है कच्चायन, और एक और व्याकरण में जिन्होंने इसका मानकीकरण किया हुआ मोगलान। तो कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियां थी, जबकि मोगलान कहते हैं कि पाली में 43 ध्वनियां देखने को मिलती है। और दो नए स्वर विकसित हुए, जो ए ओ, ये दो स्वर नए विकसित होते हैं, किंतु ए और ओ स्वर जो थे वो गायब हो गए, वो नहीं रहे। और जो हमारे वैदिक संस्कृत में देखते थे री और ऋ, ये तीनों गायब हो गए, और ल, ळ और ढ़ विद्यमान नहीं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में स, मूर्धन्य, दंतस्य और तालव्य तीनों मौजूद थे, लेकिन पाली में केवल स रह गया, यानी केवल दंतीय स बच जाता है। और आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए कुछ परिवर्तन किस ढंग से होता है कि अघोषीकरण की प्रवृत्ति पाली में कम होती है, अघोष नहीं होता यहाँ पर। तो मृदंग से मुतिम हो गया, अगुरु से अकलु हो गया, महाप्राण जरूर होता है। तो अल्प प्राण जो होता है वो पाली में जाके महाप्राण बन जाता है। कैसे, परशु है तो उसका क्या बन गया, फरसु बन गया। मतलब पूरी तरह से देखिए प्राकृत जो मनुष्य को मुख सूख के कारण उच्चारण में जो सुविधा होती थी वो उसका प्रयोग होने लगा।
देखिए समीकरण की प्रवृत्ति पाली में कैसे मिलती है, मार्ग का मग्ग कर दिया, सर्व का सब कर दिया, निम्न का निम्न कर दिया, धर्म का धम्म कर दिया। हम जो बुद्ध धर्म का देखते हैं तो उसका धर्म का दम कर दिया, और रे को भी लय कर देते थे, तरुण का तनुन और किल का किल, इस ढंग से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। चलिए सरलीकरण की प्रवृत्ति है, सरलीकरण में उच्चारण में जितना ज़्यादा आसानीकरण हो सकता है उतना ज़्यादा वो करते हैं। अकारा शब्दों की बहुलता है यहाँ पर, और पाली में 3 लिंग है उस से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और 2 वचन है। चलिए ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण आता है हमारे पास में वो है प्राकृत भाषा अथवा द्वितीय प्राकृत, जिसको हम प्राकृत भी कहते हैं सामान्य। इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य। तो ये देखिए प्राकृत में यहाँ पर परिवर्तन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको इधर चर्चा की थी। क्या क्या थे हमने देखे थे, प्राकृत भाषा के क्षेत्रीय आधार पर कई भेद किए गए जो इस प्रकार से है, जिसमें हमने यहाँ पर देखा था। ये देखिए शोर सैनी अपभ्रंश, शोर सैनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, महाराष्ट्रीयन प्राकृत, पैशाची प्राकृत, राचर प्राकृत और खस। ये देखिए भारत का नक्शा देखें तो ये जो प्राकृत के जो रूप है वो अलग अलग स्थानों में यहाँ के आधार पर यहाँ पर विकसित होते हैं। फिर से हम देखिए इधर, तो ये देखिए ये सारे रूप देखने को मिलते हैं। शोरसेनी यानी मथुरा का जो प्रदेश था, ब्रज का जो प्रदेश है मथुरा का प्रदेश, उसको शूरसेन कहा गया। और संस्कृत नाम में निम्न शैली के पात्र इसी प्राकृत को बोलते हैं। दिगंबर संप्रदाय के जो जैन है वो अपने धार्मिक ग्रंथ इसमें लिखे, और तत्सम शब्दों की इसमें बहुलता देखने को मिलती है। महाराष्ट्र मराठी प्राकृत महाराष्ट्र में विकसित हुई थी, और प्राकृत का एक रूप यहीं पर हमें देखने को मिलता है। इसी ढंग से परिवर्तन करते हैं आगे। तो अर्धमागधी प्राकृत का क्षेत्र मागधी और शोरसेनी के बीच में, शूरसेन और मगध जनपद के बीच में जो क्षेत्र है उसके बीच में अर्धमागधी आरंभ हुई, और जैन साहित्य में काफी प्रसिद्ध हुई। कोसल जो राज्य था उसके यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर हम कोसल समझ सकते हैं, ये जो दोनों स्थान है, ये देखिए ये मगध है, ये शूरसेन, और बीच में हम इसको कोसल, ये कोसल कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी उत्पन्न होती है, अर्धमागधी यहाँ पर देखने को मिलती है। तीसरा जो स्थान पर आते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ, तो अपभ्रंश यानी जो प्राकृत के उससे बिगड़ा हुआ रूप है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक कहते हैं अपभ्रंश तृतीय प्राकृत में अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ बिगड़ा हुआ है। और इसके अंदर ये देखिए प्राकृत सर्वस्व नाम के ग्रंथ है, और उसमें अपभ्रंश के 27 भेद होते हैं, 27 भेद है। खैर इतना भेद होना संभव है या नहीं ये अगली बात है, लेकिन कुछ भेद तो निश्चित तौर से, जैसे मार्कंडेय है, मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद दिए, नागर, राचर, उपनागर। और उसी ढंग से क्षेत्र के आधार पर हमने देखा था शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्र अपभ्रंश। ये देखिए आगे चलकर अपभ्रंश महत्वपूर्ण हो जाता है। अपभ्रंश इसलिए महत्वपूर्ण होता है, जो मध्यकालीन आर्य भाषा काल है उससे आधुनिक आर्य भाषा काल में परिवर्तित होते समय अपभ्रंश का विशेष महत्व है कि जो अपभ्रंश का जो क्षेत्र रूप शोरसेनी अपभ्रंश था उससे बनता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। अब ये देखिए धीरे धीरे हिंदी के रूप समक्ष आ रहे हैं। के का तो उससे लहंगा बनता है जो हमारे पंजाबी में काम आती है, टक अपभ्रंश से पंजाबी बनती है, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी बनती है, महाराष्ट्र से मराठी बनती है, मागधी से बिहारी, बंगाली, उड़िया जिसमें भोजपुरी, भोजपुरी, मैथिली, मगही बनती है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी बनती है जिससे हमारे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि बनती है। तो इस ढंग से ये पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां ब्रज भाषा कन्नौजी इसी से बननी हुई देखने को मिलती है। अपभ्रंश में कुछ साहित्य भी रचा गया है जिसका हम ये देख सकते हैं। ये देखिए अपभ्रंश का जो साहित्य वो इस प्रकार से है, इसको थोड़ा सा और आपके लिए बढ़ा देते हैं। तो इसका जो अपभ्रंश का साहित्य वो इस प्रकार से, कृति का नाम है श्रावकाचार, जिसको हिंदी साहित्य की पहली रचना भी माना जाता है। 933 ईस्वी में रचित थी श्रावकाचार, और इसको रचने वाले हैं देव सिंह। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं आपके लिए। ये देखिए श्रावकाचार के रचयिता देव सिंह, पौंचर्यु लिखने वाले हैं स्वयंभू। स्वयंभू एक अपने आप में बड़ा नाम है, जैन कवि थे स्वयंभू। और रामकुमार वर्मा तो स्वयंभू को प्रथम कवि भी स्वीकार करते हैं। तो इनकी रचना है पौंचर्यु, ब्रिटनिचर्यु और स्वयंभू छंद। फिर आते हैं पुष्पदल, जो स्वयं को अभिमान नहीं कहते हैं, उनकी महापुराण, जिसको स्वयंभू को आप कहते हैं कि प्राकृत का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पौंचर्यु जो राम की कथा है, राम जैस रामायण कहा जा सकता है उसको। और उसी तरह से पुष्पदंत ने महापुराण यानी महाभारत का एक रूप उन्होंने लिखा था, तो उसको प्राकृत का विव्यास कहा जाता है। धनपाल का भविष्य का संदेश रासक, इसको भी महत्वपूर्ण बताते हैं। हजरत निसार अब्दुल रहमान की रचना अदहमान भी कहा जाता है जिसे।
पाहुर दोहा, राम सिंह, परमात्म प्रकाश, जोइंदू, योग सार जोइंदू, शब्दानुसार, ये सारी जो रचनाएं हैं वो आपकी अपभ्रंश की रचनाएं देखने को मिलेगी। ये जो पीडीएफ में आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा। अपभ्रंश की जो खास विशेषता है वो महत्वपूर्ण है आपके। री का प्रयोग लेखन में था, लेकिन उच्चारण में री प्रयोग में आने लगा। आप भी देख के बोल के बताइए, जीभ को थोड़ा घुमाकर री का प्रयोग होगा, जिसको री बोला जाने लगा। और सभी स्वरों का अनुनासिक प्रयोग अपभ्रंश होने लगा था। ए और स्वर समाप्त हो गए। श ध्वनि केवल मागधी अपभ्रंश में ही मिलती है, बाकी अपभ्रंशों में श ध्वनि नहीं मिलती, स हो गई थी। लय का प्रयोग शोर शरीर और महाराष्ट्र में था और संगीतात्मक स्वराघात पूरी तरह से समाप्त हो गया है। य का प्रयोग बदल के ज हो गया, जैसे यज्ञ था तो यज्ञ हो गया, यजमान था तो जजमान हो गया, मैं का व हो गया, आम्र का आम हो गया। इस परिवर्तन हमें जल्दी मिलता है। तो उकार बहुल थी ये भाषा। एक और इसमें महत्वपूर्ण है, दीर्घीकरण का होने वाले द्वित में एक व्यंजन बच गया, क्षतिपूर्ति ग्रहण पूर्ववर्ती स्वर में दीर्घता आ गई। एक और जो था कि जो लिंग, 3 लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तो अपभ्रंश में आते आते नपुंसक लिंग पूरी तरह से समाप्त हो गया। जो कारक की जो संज्ञा के रूप वो 20 से अधिक थे, वो केवल 5-6 बच गए। तो फिर आगे हम चले तो आगे बात करें तो ये जो अपभ्रंश भाषा है, इसी अपभ्रंश को 14वीं शताब्दी के विद्यापति है, विद्यापति इसको अवहट्ट भी कहते हैं। देसी बहना सब जन मिट्टा ते तेसी जप्पा हो अवहट्टा, इस ढंग से ये बात कहते हैं। कीर्तिलता की रचना भी अपभ्रंश में गई थी। इन्होंने इसे देसी बहना, देशी भाषा नाम दिया। देसी बहना सब जन मिट्ठा त जंपो अवहट्टा। भोलानाथ तिवारी भी अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही मानते हैं। और हमारे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहते हैं। और इसी के बाद में आगे परिवर्तन होता हुआ आती है हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिससे जो नए नए रूप है, मैथिली, मंगी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, ये सारे हम मानेंगे आधुनिक आर्य भाषाएं। तो आप भी लगभग काफी समझ गए होंगे किस ढंग से संस्कृत से परिवर्तित होते होते पाली प्राकृत अपभ्रंश बनी और किस ढंग से परिवर्तित होते हुए अब हम बढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की ओर, जो हम बात करेंगे अगले टॉपिक में। तो मुझे लगता है कि आज की जो कक्षा काफ़ी सफल रही होगी, आप काफ़ी सीख सके होंगे इसमें से। और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको आप नोट डाउन करें। ये पीडीएफ बनाएगा, पीडीएफ से भी आप नोट्स बनाएं अपने, और परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख दें, और कोई संशय हो तो वो लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने जो मिलने वाले विद्यार्थी हैं, साथी हैं, उनके साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।